नमस्कार साथियों, क्या आपको भी लगता है कि आप जीवित और अस्वस्थ हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप अपने वर्किंग टाइम या ड्यूटी आवर्स में स्ट्रेस, एंजाइटी, लो एनर्जी लेवल या लो एंथुजियास्टिक फील करते हैं? साथियों, अधिकांशतः लोग ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि जब उनको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, किडनी जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं तभी वो बीमार होते हैं। लेकिन मेरे विचार से अगर किसी व्यक्ति की दैनिक जीवनचर्या में खाना, पीना, सोना, जागना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या फिर कमजोरी या थकान या उस ऊर्जा का अनुभव वह व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने शारीरिक, मानसिक रूप से बीमारी है। अब साथियों, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकली लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकें? साथियों, हमारे वेदों में जिस तरह से शून्य की खोज आर्यभट्ट ने, गुरुत्वाकर्षण की खोज कणाद ऋषि ने, टीबी या राज्यक्षमा के बारे में चरक संहिता में विस्तृत रूप से प्राचीन काल में ही वेदों में लिख दिया गया था, उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम या योग के विषय में इतना विस्तृत रूप से पंक्तिबद्ध किया है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, जहां इस कोविड-19 में ऑक्सीजन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के महत्व को हमने समझा है, वहीं मॉडर्न साइंस रेस्पिरेशन को केवल और केवल इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ब्रीदिंग होल्डिंग या ऑक्सीजन तक सीमित समझता है। वहीं महर्षि पतंजलि ने प्राणवायु को 5 भागों में विभाजित कर उसका विश्लेषण किया है। साथियों, प्राणायाम में प्राणवायु को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको हम प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान के नाम से जानते हैं। साथियों, प्राणवायु थोरेसिक कैविसिटी में रहती है, वहीं उदान वायु ईयर, नोज, थ्रोट यानी कि ट्रैकिया से ऊपर, व्यान वायु नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में, वहीं समान वायु अपर एब्डोमिन और अपान वायु लोअर एब्डोमिन में रहती है। इतना विस्तृत रूप से प्राणवायु के विषय में पूर्व में ही हमारी ग्रंथों में लिख दिया गया है। साथियों, अब ऐसा क्या किया जाए कि हमारी बॉडी मेंटली और फिजिकली लेवल पर एनर्जी लेवल को हम बढ़ा सकें और अपने आप को पावरफुल और एंथुजियास्टिक फील करा सकें। साथियों, वैसे तो प्राणायाम के बारे में बहुत सारे प्राणायाम अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से हम जानते हैं, लेकिन केवल और केवल अगर हम प्राणायाम में पूरक, कुंभक और रेचक को समझ जाते हैं और उसको करने की सही विधि को समझ लेते हैं, तो इट विल इंक्रीज योर मेंटल और फिजिकल स्टेमिना। साथियों, ये बहुत ही एक साधारण है। अगर हम पूरक यानी कि इंस्पिरेशन करते हैं तो उसको हम 1:4:2 में करना सीखें। जिस समय हम इंस्पिरेशन करते हैं तो मान लीजिए कि आप 10 सेकंड में अपना इंस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं, वहीं 40 सेकंड में अपने ब्रीदिंग होल्ड करते हैं और रेचक में हम 20 सेकंड में एक्सपीरेशन करते हैं। यह एक बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, पूरक, कुंभक और रेचक, इंस्पिरेशन, ब्रीदिंग होल्डिंग और एक्सपीरेशन। ऐसा करने से आप पाएंगे कि कंप्लीट ऑक्सीजन आपकी एल्वुलाई तक पहुंचती है और एक एक सेल तक, जो कि सेल का न्यूट्रिशन के लिए, रेजुनेट करने के लिए सबसे जरूरी जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, जो प्रत्येक सेल तक पहुंचता है तो आपके अंग और शरीर एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। साथियों, आपने सुना होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वसन या रेस्पिरेशन करता है, जिसकी औसतन आयु लगभग 50 से 70 वर्ष होती है। वहीं एक कुत्ता 1 मिनट में 25 से 30 बार रेस्पिरेशन करता है, जिसकी औसतन आयु 14 से 15 वर्ष होती है। वहीं एक कछुआ 1 मिनट में 2 से 4 बार रेस्पिरेशन करता है, जिसकी औसतन आयु 100 से 150 वर्ष होती है। हम श्वसन के या रेस्पिरेशन के महत्व को समझ सकते हैं कि जो प्रकृति में भरपूर मात्रा में फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, उसको केवल और केवल हम सही संतुलन, नियंत्रण में अगर रेस्पिरेशन को करते हैं तो हमारे न केवल शारीरिक, मानसिक और हमारे विचारों में एक अद्भुत परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है। साथियों, अगर आप निशुल्क योगा, प्राणायाम या योग से जुड़ना चाहते हैं,
या भगवत गीता का निशुल्क पाठन और अभ्यास करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक शेयर कर दिए गए हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि खुद स्वस्थ होकर आरोग्य मित्र बने और अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को आरोग्य मित्र बनाकर इस योग, प्राणायाम और स्पिरिचुअलिटी का, भगवत गीता का प्रचार और प्रसार अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।